हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं चैनल पे फ्री क्लासेस दे रही हूँ रेगुलर, जिसमें हमने बहुत सारी क्रॉप को भी कवर किया है। बहुत सारी फसलें अब से पहले हम कर चुके हैं और क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कृषि प्रवेशक या फिर बोलें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो 2018-19 में जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, वो जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम रहता है वो किस टाइप से आता है। अगर आप एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिट है, बिकॉज उनको पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, किस पैटर्न से जो एग्ज़ाम रहता है वो एग्ज़ाम आता है। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है एग्रीकल्चर फ्यूचर उसे सब्सक्राइब कर लें। दैन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसके साथ आपको एक ऐसी OMR शीट मिलती है। ठीक है, इस OMR शीट में क्या रहता है, ये पैटर्न रहता है। बिकॉज आपको पता होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का पैटर्न रहता है, जिसमें कि मान लो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। ये मैं आपको 1 सेकेंड ऐसे दिखा देती हूँ। इसमें ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस फल का, किस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है अमरूद, सेकंड है केला, थर्ड है अनार और फोर्थ कौन सा, आंवला। ओके, ABCD ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। अगर मान लो कि आपको ये लग रहा है कि इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है, बी नंबर है, और इसका राइट आंसर है ही बी नंबर, केला। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर है, केला। तो फर्स्ट का हमें कैसे लिखना है कि इसका केला है, तो इसका कौन सा पार्ट, ये जो बी वाला पार्ट है ना, इसको पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है, इस जो ये जो गोला है ना, इसे पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे OMR शीट को फिल किया जाता है। फिर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसके आगे 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन में भी ये देखो 4 ऑप्शन है। इस टाइप से ये OMR शीट फिल की जाती है। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर लिखे जाते हैं। मान लो कि आपके रोल नंबर है 10,000, तो पहले इस एक को फिल किया जाता है, इस एक वाली लाइन में। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे आप आगे 0 0 आएगा ना, तो उसके बाद में यहाँ पे भी आप 0 को फिल करोगे, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी को सेम यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर एक क्या होता है, नंबरिंग लिखी होती है, जैसे कि इस बुकलेट पे भी लिखी है। ये देखो, ये वाली जो नंबरिंग है ये रही। ठीक है, इस बुकलेट नंबरिंग को क्या करना होता है, यहाँ पे फिल करना होता है। ओके, मान लो 4 3 5 ऐसे कुछ करके आपकी बुकलेट नंबर है, तो यहाँ पे आपने 4 लिखा है, तो यहाँ पे इस रो में ये जो 4 है इसे फिल करना है, इस रो में 3 को फिल करना है। ऐसे करके इस पूरे प्रोसीजर को करना होता है। ओके, ये जो OMR शीट है, इसके दूसरी साइड ये वाले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आपको कि अगर आप किसी भी अगर आप डायरेक्ट ये जो राउंड आपको दिए गए होते हैं ना, ये 4 जो ऑप्शन, इसमें आप क्या कर रहे हो, जो गलत है उस पर ऐसे कांटा लगा रहे हो या फिर ये क्रॉस का निशान लगा रहे हो, उसे काट रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग रहेगा आपका, ऐसे नहीं फिल करना। फिर इसी टाइप से करना, ये करेक्ट मेथड है जिसमें आपको ये जो है ना, इस शेप को पूरा फिल करना है। ओके, ये वाला राइट है। अगर आपने इसे थोड़ा बहुत भी फिल किया तो ये वाला आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये इस टाइप से रहेगा, आपका फर्स्ट फ्रंट पेज है, जो इधर वाला है ये पूरा फ्रंट पेज है। ओके, टोटल पेज कितने रहेंगे, 16 पेज रहेंगे, और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100, और आपको कितना टाइम मिलता है, 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट्स। ओके, 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 2 घंटे का। और कितने नंबर का होता है, 300। मतलब इसके कहने का मीन ये है कि 100 क्वेश्चन आएंगे और वो भी कितने के, 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का होगा, एक क्वेश्चन की क्या मार्किंग रहेगी, 3। ओके, एक क्वेश्चन के नंबरिंग क्या रहेगी, 3, यानी कि आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलेंगे। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। उसके बाद में बात करेंगे, और नेक्स्ट चलते हैं, इसे एक बार मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, विच फ्रूट इन इंडिया।
इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार रिटर्न करना है और इंग्लिश हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ मैं बिकॉज जो इंग्लिश वाला है ना ये माना जाता है कि जो इंग्लिश में लिखा होता है वो वाला क्वेश्चन अगर हिंदी में हो सकता है कि कोई भी टाइप की करेक्शन हो सकता है कि गलत टाइपिंग हो गई हो, बट इंग्लिश में जो लिखा गया है ना उसमें नेगेटिव उसमें गलत रहने के चांसेस नहीं होते। ये वो ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी हमें बता देते हैं कि जो इंग्लिश में लिखा होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो कि इंग्लिश में भी कुछ गलत टाइप हुआ है तो आपको क्या मिलते हैं, बोनस नंबर मिलते हैं उस क्वेश्चन के। ओके, बोनस नंबर मिलते हैं उस क्वेश्चन के। लेकिन अगर हिंदी में गलत है मान लो और इंग्लिश में सही टाइप किया हुआ था वहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको इंग्लिश में भी एक बार क्या करना है, रिटर्न इसको पढ़ लेना एक बार। ओके, कि क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि देखो, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया, तो नीचे देखो हिंदी में पढ़ते हैं, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोलती हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है। तो कौन से फल का होता है, इसका राइट आंसर कौन सा है, केला। ओके, जिसे इंग्लिश में क्या बोलती हैं, बनाना। कौन से फल का होता है, सबसे ज्यादा होता है बनाना का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि विच फ्रूट इज नोन एज पुअर मैन ऑरेंज, यानी कि गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। जो गरीब आदमी यानी कि पुअर मैन है, जो गरीब आदमी है उसका संतरा, संतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑरेंज। ठीक है, तो पुअर आदमी का जो गरीब आदमी का जो संतरा है वो किसे बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर सी, टमाटर को या फिर टोमेटो को। ठीक है, कौन सा वाला आंसर राइट है, टी, टोमेटो। फिर बात करते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, विच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज विंटर चेरी, यानी कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि विंटर चेरी, या फिर हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। तो विंटर चेरी के नाम से कौन से किसे जाना जाता है, यानी कि कौन से प्लांट का नाम विंटर चेरी है, कौन से प्लांट को विंटर चेरी बोलते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, अश्वगंधा। ओके, इंग्लिश में भी ये वाला आंसर इसका अश्वगंधा। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, 1 सेकेंड, स्लाइड को थोड़ा साइड में कर लेती हूँ जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो। ग्लेडियोलस फ्लावर कॉल एज, ठीक है, तो जो ग्लेडियोलस फूल, ग्लेडियोलस के फूल को क्या कहती है। तो जो ग्लेडियोलस का फूल होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पाइक बोला जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, स्पाइक। ओके, हिंदी में भी इसका क्या है, स्पाइक है। उसके बाद में बात करेंगे, हेड इज इकोनॉमिकली पार्ट ऑफ, 1 सेकेंड, हाँ अब अच्छे से विजिबल होगा आपको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है, हेड इज इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका जो हेड है यानी ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, किसका है, कौन सी का, गांठ गोभी का तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, देखो पत्ता गोभी भी ऑप्शन में दिया गया है, फूल गोभी भी ऑप्शन में दिया गया है और अंकुरित ब्रोकली भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि जो ये सभी कॉलीफ्लावर फैमिली से है। और इसका ये जो क्वेश्चन था ये क्या किया गया था, डिलीट, बिकॉज डिलीट का क्या मीन है कि ये जो क्वेश्चन है इसे रॉन्ग बताया गया था क्योंकि इसका कोई राइट आंसर नहीं है। उसके बाद में बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इन कुकर बीट्स फॉर चेंजिंग द सेक्स फॉर्म ग्रोथ रेगुलेशंस आर स्प्रेड इट। तो कब किया जाता है, यानी कि खीरा वर्गीय जो कुकर बीट्स है उनको खीरा वर्गीय बोलते हैं, फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करती हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन यानी कि प्लांट जो हॉर्मोन्स होती हैं, खीरा वर्गीय कौन सी होती है, जैसे कि कद्दू, ककड़ी, ये सब क्या है, खीरा वर्गीय फसलें हैं। ओके, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन को, जो पादप हार्मोन होती है ना, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है, ऑक्सीन, ये पादप हार्मोन है, का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करती हैं। तो इनका कब छिड़काव करना किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि 2 से 4 जब पत्तियां निकल जाए, ट्रू लीव्स निकल जाए, यानी कि सबसे पहले जब जो 2 से 4 जब पत्तियां निकलती है उस टाइम क्या करेंगे, हम इस पादप हार्मोन का छिड़काव करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है
कि विच क्रॉप इज रिलेटेड टू दुर्गापुरा मधु वैरायटी, यानी कि कौन सी क्रॉप है जिसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है, दुर्गापुरा मधु है। ओके, कौन सी फसल की वैरायटी है दुर्गापुरा मधु। हिंदी में देखो दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है, यानी कि किस फसल की किस्म है, तो किस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं वैरायटीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, खरबूज। ओके, मधु दुर्गापुरा मधु मीठा होता है ना खरबूजे खाने में, तो ये किसकी वैरायटी है, दुर्गापुरा मधु। उसके बाद में बात करेंगे विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अडॉप्टेड बाय फार्मर्स टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन ग्रेप, यानी कि अंगूर में संधाई की कौन सी, संधाई का क्या मीन होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेनिंग। ओके, ये वाला ट्रेनिंग की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी विधि, अंगूर में ये विधियां ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ट्रेनिंग में कौन सा मेथड, इसमें अलग अलग मेथड होते हैं ना, टेलीफोन, पंडाल, ये सब मेथड इसमें अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, अच्छी विधि कौन सी है। यूज़ तो बहुत सारे लिए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी विधि से होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, पंडाल। ओके, उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है। तो राजस्थान के किस जिले में किन्नू का सबसे ज़्यादा उत्पादन, किन्नू खाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, किन्नू कब खाते हैं हम, सर्दियों में ज़्यादातर। ओके, सर्दियों में होता है। तो ये इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, तो इसका राइट नंबर आंसर है जो वो है बी नंबर, अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया जो है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा किन्नू का उत्पादन करता है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रोपेगेशन ऑफ डेट पाम इज बाय, जो डेट पाम है, जो जिसे हम खजूर बोलते हैं हिंदी में, उसका जो प्रोपेगेशन है वो किसके द्वारा होता है। प्रोपेगेशन का क्या मीन है, यानी कि डेट पाम को जब हम उगाते हैं, डेट पाम को जब हम लगाते हैं तो किसके थ्रू लगाया जाता है, थ्रू का क्या मीन है, किसके थ्रू लगाया जाता है, इसका क्या मीन है, इसका मीन ये है कि बीज लगाया जाता है, या फिर इसके कोई तने के पार्ट को लगाया जाता है, या फिर कोई जड़ के पार्ट को लगाया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना बडिंग, कटिंग, ये सब मेथड होते हैं ना हॉर्टिकल्चर में, जब हॉर्टिकल्चर करेंगे तब बताऊंगी। तो इसने पूछा है कि कौन सा मेथड यूज में लेती है, ठीक है, किसके द्वारा प्रोपेगेट होता है, किसके द्वारा ये नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर है, तने के बिना। ओके, यानी कि ऑफ शूट जो होता है ना, इसका ऑफ शूट उससे क्या होता है, खजूर का प्रसारण होता है या प्रोपेगेशन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, ये इसकी बहार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो हमारा अनार है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोमग्रेनेट, तो इसकी कौन सी बहार सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो भी कहाँ पे पूछा है, पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट में पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर है। ओके, मृग बहार है इसका राइट आंसर, कौन सा है, मृग बहार, ये वाला याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं बोटेनिकल नेम ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज, जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है हिंदी में देखते हैं, अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो गेंदा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, गेंदे का वानस्पतिक नाम क्या है, जो अफ्रीकन गेंदा है उसका पूछा है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, टैगेटस इरेक्टा। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टैगेटस इरेक्टा जो है क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। फिर है विच मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज कॉल्ड एज इंटेंसिव गार्डनिंग, तो निम्न में से कौन सी विधि को संघन बागवानी कहा जाता है, कौन सी विधि को संघन बागवानी बोला जाता है, इंटेंसिव गार्डनिंग को सघन बागवानी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो सघन बागवानी कौन से मेथड को बोला जाता है, तो किचन गार्डनिंग को बोला जाता है। ओके, किचन गार्डनिंग को क्या बोला जाता है, सघन बागवानी। सघन बागवानी का क्या रहता है, इसमें प्लांट्स को बहुत पास पास में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू इज ए मेजर डिजीज ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो क्या है, एक मेजर जो है डिजीज है किसका, फ्रूट क्रॉप का। तो कौन सी फ्रूट क्रॉप का है ये, जो चूर्निल फफूंद जो है ना, वो कौन से फल की प्रमुख व्याधि है, या फिर कौन से फल की प्रमुख रोग है, ये कौन से फल में लगता है। हर एक जो फसल है ना और हर एक फल है उसका अलग अलग रोग है, उसके अलग अलग डिजीज या फिर पेस्ट है जी। वैसे तो कुछ हैं जो सेम सेम है, लेकिन इनका मेन क्या रहता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मेनली इफेक्ट करता है, जैसे कि अब ये पाउडरी मिल्ड्यू है ना, ये लगता तो बहुत सारी फ्रूट्स क्रॉप में है,
लेकिन ये कुछ फ्रूट क्रॉप को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर देता है। इसी वजह से इसने पूछा है कि वो कौन सी फसल है जिससे ये रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का क्या मीन है कि आम भी है, बेर भी है और अंगूर भी है। इन तीनों ही फ्रूट के अंदर क्या लगता है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है और इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ओके, फिर पूछा है कि एक वेराइटी है जिसका नाम क्या है? सिंदूरी। तो ये सिंदूरी किसकी वेराइटी है, इसने ये पूछा है। ओके, सिंदूरी किसकी वेराइटी है? इसका राइट आंसर है अनार। ऐसे याद रखना, अनार के जब हम बीज निकालते हैं तो उसमें रेड रेड पानी सा निकलता है ना, कितना रेड रेड जूस होता है उसका। ओके, तो वो किस कलर का होता है, और जो सिंदूर होता है वो किस कलर का होता है? उसी रेड कलर का। तो सिंदूरी जो वैरायटी है वो किसकी है? अनार की। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। विच स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मैंगो, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या करता है? सबसे ज़्यादा मैंगो यानी कि आम का प्रोडक्शन करता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी नंबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश, या फिर हम बोलें कि यूपी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोडक्शन करता है। फिर बात करें इन रोज प्रूनिंग टाइम इन रोज ग्रोइंग एरिया इज। इन रोज प्रूनिंग, रोज में जब हम प्रूनिंग करते हैं तो रोज के कौन से ग्रोइंग मतलब टाइम के अंदर, देखो गुलाब की खेती यानी कि ग्रोइंग क्षेत्र में छंटाई का समय यानी कि उसका टाइमिंग क्या रहता है? यानी कि रोज में जब हम प्रूनिंग करते हैं, छंटाई करते हैं, प्रूनिंग में क्या रहता है? जैसे ये मान लो कि जो रोज है, हमारा गुलाब है, उसका प्लांट है, ठीक है, इसमें जो भी ऐसी शाखा है जिनमें रोग या फिर कोई पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो उन्हें निकाल के हम क्या करेंगे? इन्हें खेत से बाहर फेंक देंगे या फिर इनको यहाँ से कट कर देंगे। मान लो ये इसमें डिजीज है तो इसे निकाल के कट कर देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये टाइमिंग क्या रहती है, या फिर इससे हम कब करते हैं, या फिर प्रूनिंग कब की जाती है? जब मेनली मान लो कि वो जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग हो रही है, तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो है ना, उन ब्रांचेस को कट कर देना, एक्स्ट्रा शाखाओं को, जो अतिरिक्त शाखाएं हैं उन्हें निकाल देना, ठीक है, तब प्रूनिंग की जाती है। तो इसने टाइमिंग पूछी है कि बताओ कब की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है? ए नंबर है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर मंथ के अंदर की जाती है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? विच फ्रूट इज सुटेबल फॉर जेम मेकिंग, यानी कि कौन सा फ्रूट है जो जेम बनाने के लिए बेस्ट है? जेम और जेली दो टर्म आपने सुना होगा। तो जेम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? जेम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, पाइन एप्पल यानी कि अनानास। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पाइन एप्पल या अनानास। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फ्रूट हैव हाईएस्ट इन विटामिन सी, यानी कि कौन सा फ्रूट है जिसमें क्या है? विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर जो सबसे अच्छा सोर्स है, स्रोत है विटामिन सी का, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बारबाडेंस चेरी। अब याद रखना, अगर बारबाडेंस चेरी ऑप्शन में नहीं दिया हो और आपको ओनली आंवला दिया हो ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर आंवला होगा। और अगर दोनों को ही ऑप्शन में दिया गया हो और फिर पूछे, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बारबाडेंस चेरी होगा, बिकॉज दोनों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आंवला की तुलना में बारबाडेंस चेरी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, 20 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो विच मैंगो वैरायटी इज ड्वार्फ इन नेचर, यानी कि मैंगो की, आम की कौन सी वैरायटी है जो कि क्या है? बोनी है। बोनी का क्या मीन है? यानी कि छोटी है, जिनके अंदर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, मीडियम से साइज के होती हैं, छोटे साइज के होती हैं। ओके, तो कौन सी वैरायटी है? 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी नंबर है, आम्रपाली। आम की वैरायटीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो कौन सी वैरायटी है? आम्रपाली। ओके, उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन की बात करती हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है, जिसमें है कि अंतर्निहित शब्द सही संधि विच्छेदन होगा, इसका संधि विच्छेद करना है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि अंत प्लस निहित। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। पहले इसने पूछा था हमसे कि इसका संधि विच्छेद करके बताओ कि कैसे होगा, फिर इसने संधि विच्छेद करके दे दिया और पूछा है कि बताओ कि इससे क्या बनेगा या फिर कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दैत्यारी। ओके,
और उसके बाद में क्वेश्चन है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि जो संतोष शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, बी नंबर होगा, सम। ओके। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्या था, इसके बोनस मार्क्स मिले थे और इसके भी बोनस मार्क्स मिले थे दोनों क्वेश्चंस के। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो क्वेश्चन है कि पशु वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कर्मधारय समास। ओके। उसके बाद में पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर वो है जानवर, रेत और मूल्य। ओके। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का प्रायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द है जो सागर का प्रायवाची नहीं है। इसका मीन ये क्या कहना चाहता है कि इनमें से 3 शब्द तो ऐसे हैं जो सागर के प्रायवाची हैं, बट एक ऐसा है जो सागर का प्रायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ना 28 का, वो कौन सा है, निर्जर जो है वो क्या है, इसका प्रायवाची नहीं है। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ये देखो क्वेश्चन में इसमें क्या सेंटेंस दिया है अपने को, क्या वाक्य दिया है कि संपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्याख्या नहीं जान सकता। जो व्यक्ति संपन्न है, जिसके पास कोई भी कमी नहीं है, सब चीज़ों की पूर्ति है, तो वो व्यक्ति किस चीज़ की कमी नहीं जान सकता। तो इसका राइट आंसर है विपणन। ओके। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, तो कौन सा है, निहारिका। ओके। निहारिका शब्द जो है वो शुद्ध है। और उसके बाद में है आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो वाक्य है इसमें एक अशुद्धि है इसने बताया है, और वो कौन किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला भी रॉन्ग था, उस टाइम बोनस मिला था इसका। और 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इसमें क्या करना होता है कि ऐसे एक सेंटेंस दिया जाता है, ऐसा एक वाक्य हमें दिया जाता है, और उसका एक ही मीनिंग में बताना होता है कि ये वाला होगा। ठीक है। जैसे कि हम बोलते काम चोर, ठीक है, ये एक ही हमने बोला काम चोर, इतना ही शब्द बोला, लेकिन अगर हम इसे वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे, देखो काम चोर कौन होता है, जो काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो, जो काम ना करना चाहे। ओके। तो इस तरह से हमें वो दे दे कि काम ना करने वाले को, तो इसका आंसर होगा कामचोर। ओके। उसी टाइप से इसने दिया है कि सब लोगों से संबंध रखने वाला, यानी उसे क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, सार्वजनिक। ओके। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है सार्वजनिक। और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या है, डिप्यूटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। इसका इसने हिंदी में पूछा है कि हिंदी में बताओ इसका परिभाषिक शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, प्रतिनियुक्ति। ओके। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। बहुत ही कठिन कार्य करना। ओके। तो इसने नीचे हमें सेंटेंस दिया है अलग अलग, और इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य जो है वो सूटेबल है। तो फर्स्ट कौन सा है, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है, ये वाला सही है। या फिर प्रताप ने ज्यों ही लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा। ओके। महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक। फिर है कि वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहो मैं काम करवा दूं। फिर है भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो इस मुहावरे के लिए प्रयोग में लिया गया है, मतलब कि बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं, ये वाला सही है इसका आंसर। ओके। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बेल का बेल गया, नो हाथ का पगहा भी गया। ओके। तो ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसका राइट आंसर है बहुत बड़ा घाटा होना। ओके। बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड, ये यहाँ से थोड़ा मैं
हाँ, फिर कौन सा है, लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाओं को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलाइन सॉइल बोला जाता है। ओके, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है, तो लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए या लवणीय सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, निष्पंदन विधि, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है, लीचिंग में ये रहता है, मान लो ये हमारी सॉइल है, ठीक है, सॉइल सरफेस है, ये नीचे वाला एरिया है और ये ऊपर वाला जो वातावरण है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो साल्ट है, जो साल्ट मिनरल्स हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, जो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या होंगे, पानी के साथ में क्या होंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। ओके, लीच आउट हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोला जाता है। ओके, तो इस प्रोसीजर को काम में लेते हैं सलाइन सॉइल में। फिर बात करती हैं विच इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो वातावरण है हमारा, जलवायु है, उसका परिवर्तन हम बोल दें कि जलवायु परिवर्तन हो गया, तो ये पूछ रहा है कि उसका क्या मीन है, जलवायु परिवर्तन होने का क्या मतलब है, हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि हाँ जलवायु चेंज होना इसे कहते हैं। तो ये जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर है, यानी कि फर्स्ट इसने दिया है कि साप्ताहिक मौसम में चेंज, अगर एक सप्ताह है, जैसे 7 दिनों का सप्ताह होता है, आपको पता ही है, तो इसमें मौसम बदलता रहता है, तो इसे हम बोलेंगे कि जलवायु परिवर्तन, नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर है कि मासिक मौसम में बदलाव या दैनिक मौसम, दैनिक मतलब जो दिन में होता है, दिन में कितनी बार मौसम चेंज होता है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, ठीक है, तो ये वाला भी जलवायु नहीं है। जलवायु में क्या होता है, याद रखना, लंबे समय के मौसम में बदलाव। ओके, ये वाले जो है ना, ये तो मौसम है, यानी कि जो चेंज होता रहता है। जलवायु किसे बोलते हैं, जलवायु ये रहता है कि इसने बोला है ना कि ये देखो 30 से भी ज़्यादा सालों तक, मान लो कि 2001 से लेके 2030 तक, ओके, 2001 से लेके 2030 तक जो रहेगा ना मौसम, उसकी एवरेज दी जाती है, उससे हम बोलेंगे कि हाँ ये वाला मौसम है यहाँ का, ये वाली जलवायु है। अब मौसम देखो 2001 से लेके 2002 तक, इस बीच में यहीं से ले लो 2020 से लेके 2021 तक, कितनी बार चेंज हुआ है मौसम, नहीं हुआ क्या, एक दिन में भी बहुत बार चेंज होता है। तो ये वाली जलवायु नहीं, ये तो मौसम है जो चेंज होता रहता है। जलवायु क्या होती है, 30 से भी ज़्यादा साल बाद में एक एवरेज निकाली जाती है मौसम की, कि हाँ मौसम क्या रहा, उसे बोलते हैं जलवायु। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन ही है जलवायु की। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 38 नंबर की, द पार्टिकल साइज ऑफ क्लेज, जो क्ले होती है ना, जो मिट्टी है, क्ले मिट्टी है, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, तो उस मृतिका कणों का व्यास क्या होता है, उसके जो कण होते हैं ना, पार्टिकल जो दाने से होती हैं, उनका साइज क्या होता है, ये पूछ रहा है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सैंडी का पूछ लेते हैं, कभी कभी सिल्ट का पूछ लेते हैं, और कभी क्ले का, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ओके, तो ये जब सॉइल का लेक्चर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। क्ले की बात है, इसने क्ले का पूछा है, 38 नंबर क्वेश्चन में क्ले का पूछा है, तो क्ले का क्या रहता है, 0.002 mm से भी कम का रहता है। ओके, इससे भी कम का रहता है किसका, क्ले का। फिर 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करती हैं, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर इज, जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है उसका तुल्यांकी अम्लता क्या रहती है, इक्विवेलेंट जो एसिडिटी है वो क्या रहती है, ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो एसिडिटी है वो क्या रहती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 110। ओके, 110 रहती है। फिर है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है, यानी कि ये जो फोस्फोर, नीचे इसने बोला है कि यानी हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनमें क्या पाया जाता है, फोस्फेट या फिर फोस्फोरस, यानी कि ये फोस्फेटिक उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अम्लीय मृदा हो, अगर हमारी एसिडिक सोइल है, ठीक है, तो उसमें भी हम उपयोग में लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा एसिडिक नहीं होगी, बल्कि कि एसिडिक जो है, एसिडिटी जो है इसकी वो कम हो जाएगी। ओके, तो इनमें से कौन सा, इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है वो है ए नंबर, रॉक फॉस्फेट है। ओके, और उसके बाद में बात करेंगे, अमंग द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल वीट, यानी कि बाइनियल वीट कौन से होते हैं, एक होता है बाइनियल, एक होता है प्रीनियल। ओके, ऐसे बहुत सारा ये इसका क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग। तो बाइनियल में क्या होती हैं, बाइनियल में ये रहता है कि जिनमें 2 से भी ज़्यादा साल तक
टाइम लगता हो जिनकी पूरा लाइफ साइकिल पूरा होने में। यानी कि जब वीड निकल गया धरती से, इसने ग्रोथ करना शुरू कर दी, ओके, तो ये वीड अब कब तक जीवित रहेगा? हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप की लिमिट होती है कि कोई 6 महीने में पक के तैयार होगी, कोई साल में, कोई 2 साल में, ओके। तो उसी टाइप से ये वाले जो वीड होते हैं ना, जो बाइनियल होती है ना, बाइनियल में क्या रहता है कि 2 साल तक तो वो क्या करता है, अपनी पूरी ग्रोथ कंप्लीट करता है, यानी उससे जितना बड़ा होना होता है वो होता है। उसके बाद में जो फ्लावर निकलते हैं ना, उसके जो पुष्प निकलती हैं, उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की। हाँ, अब इस प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इस ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना, इसको शुरू करने के लिए वो 2 साल का टाइम लेता है कम से कम। इन्हें बोलते हैं बाइनियल वीड। तो इसने एग्जाम्पल पूछा है कि द्विवर्षीय जो खरपतवार है ना, उनका एग्जाम्पल कौन सा है, नीचे दिए गए ना इनमें से एक एग्जाम्पल है, तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है? इकोरियम इंटिबस है, ठीक है। इकोरियम इंटिबस जो है वो क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये इनका साइंटिफिक नाम पूछा जाता है कि दूब घास का साइंटिफिक नाम बताओ, मोथे का साइंटिफिक नाम बताओ, या फिर जंगली जई का साइंटिफिक नाम बताओ। तो ये इनके साइंटिफिक नेम भी इम्पोर्टेंट है। सभी वीड्स के अलग अलग वीड का अलग अलग साइंटिफिक नेम होता है। तो उसके बाद में इसकी भी बात करेंगे, 1 सेकेंड पहले ये पूरा कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव। एट्राजीन क्या एक हर्बिसाइड है, एक स्प्रे है। तो एट्राजीन का छिड़काव डैश डैश प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन रोधी क्या होता है? जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इससे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन का क्या मीन है? वाष्पोत्सर्जन का ये मीन है कि जैसे ये इसकी पत्तियां है ना, जो इन पत्तियों से क्या हो रहा है, जो पानी है ना, जो मॉइस्चर है वो क्या है, यहाँ से 1 सेकेंड, ये जो पत्तियां है ना, इनमें जो ये मॉइस्चर है, ये जो पानी है ना, ये क्या होगा, यहाँ से निकल के सूरज की जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो ये यहाँ से निकल के लॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से चला जाएगा ये वाटर। और किस फॉर्म में जाएगा? वाष्प के रूप में, ओके। जो वाष्प होती है ना, उस रूप में क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा पानी, ठीक है। इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब ये बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो हम जो केमिकल यूज में लेते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन रोधी। यानी कि ऐसे कारक जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन होने नहीं देते। तो इसके भी बहुत सारे 4 या 5 टाइप हैं, जिनमें कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों के ऊपर क्या करते हैं, लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिससे जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, स्टोर होके रह जाता है, ये यहाँ से वाष्प के रूप में नहीं निकलता, ओके। तो इसी प्रकार इसने एग्जाम्पल दे दिया कि अब ये एट्राजीन बताओ। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि हाँ ये बताओ, इसका टाइप बताओ, वाष्पोत्सर्जन रोधी कौन सा है। इस बार इसने क्या किया है कि इस बार इसने टाइप दे दिया है कि जो एट्राजीन है तो वो बताओ किस टाइप का है, यानी कि वो प्रकाश प्रवातक है, यानी कि रिफ्लेक्टेंट है, या फिर फिल्म फॉर्मिंग है, या फिर ग्रोथ रिटर्डेंट है, या फिर स्टोमेटा क्लोजिंग है, यानी कि रंध्रों को बंद करने वाला है। तो किस टाइप का है? ये चारों ही टाइप है जो कि क्या है, वाष्पोत्सर्जन रोधी के टाइप है, ओके। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन चारों मेथड को यूज में लिया जाता है। तो ये इन चारों मेथड में से कौन से वाले का एग्जाम्पल है, ये पूछा है इसने। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो कौन सा है? डी नंबर, यानी कि जो स्टोमेटा को या रंध्रों को बंद कर देती है ना, उस टाइप का ये। फिर बाद में बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, 43 नंबर प्रश्न की। आलू की सुसुप्तावस्था यानी कि जो डोरमेंसी है, उसे बोलते हैं सुसुप्तावस्था। ये रही। डोरमेंसी को दूर करने के लिए काम आने वाले रसायन निम्न में से कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा है जो क्या करता है, आलू की सुसुप्तावस्था को दूर करता है। सुसुप्तावस्था क्या होती है, डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी में ये रहता है कि ये डोरमेंसी ना हर एक बीज में, हर एक क्रॉप में आती है। इसके अंदर क्या रहता है कि मान लो अभी हमने आलू को ग्रो किया, ठीक है, आलू का सीजन चल रहा है, तो आलू ग्रो किया, आलू लग गया, ओके। तो अब अगर हम जब आलू को निकाल लेंगे, जब भी इसका टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड, आलू को निकाल लेंगे, हम कहीं पे स्टोर करके रखेंगे। ऐसे तो है नहीं यहाँ से निकाला दूसरे खेत में ले जाके और फिर से हमने सोन करना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे। इसे कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करके रखेंगे ना, खाने के लिए या फिर बेचने के लिए, या हम किसी को बेचेंगे तो वो भी स्टोर करके रखेगा कि आगे बेचना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड में, इस बीच में जब हम ये प्रोसीजर करेंगे पूरा, इसे स्टोर करके रखेंगे, तो उस टाइम में क्या होगा कि ये खुद को, इसके अंदर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे क्या होता है, ये जर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। यानी कई बार है ना, ये हम स्टोर करके रख देते हैं, उसके बाद में क्या है, जर्मिनेट होने लग जाता है।
कई कई ऐसी क्रॉप्स होती है ना जिन्हें हम स्टोर करके रखते हैं और फिर क्या होता है वो जर्मिनेट होने लग जाती है, फिर वो कोई काम की नहीं रहती। तो ये इससे नहीं होता कि इससे इसमें एक ऐसा सीजन आता है, एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कि क्या होगा कि इसे हम अगर स्टोर करके रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो डोरमेंसी है वो बनी रहेगी, यानी कि ये अपने आप से क्या होगा, ऐसे जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, थायोयूरिया काम में लिया जाता है। फिर बात करें 44वें नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है, जो भारत है ना वो विदेश में निर्यात करता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उर्वरक, यानी कि कौन से फर्टिलाइजर को, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर को जो भारत है ना वो विदेशों को देता है, दूसरे देशों को देता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर नंबर सी है, पोटासिक। जो पोटास वाले फर्टिलाइजर है ना उन फर्टिलाइजर को क्या करता है भारत, निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे यहाँ पे भारत में पोटासिक फर्टिलाइजर जो है उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो हम दूसरों को बेचते हैं, दूसरे देश तक उन्हें भेजते हैं। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है, यानी कि जो ये फर्टिलाइजर है ना, जो ये उर्वरक है एसएसपी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी। तो ये एसएसपी है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ कि जो सल्फर है ना, ये वाला जो सल्फर है इसका कितना परसेंट होता है, एक होता है इसमें फॉस्फोरस और एक होता है सल्फर, तो इसने किसकी मात्रा पूछी है कि बताओ सल्फर कितने परसेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है 12%। सल्फर की मात्रा कितनी रहती है, 12% रहती है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन केजी पर हेक्टेयर फॉर राजमा। जो राजमा की फसल है ना उसके लिए, उसकी फसल के लिए जो नाइट्रोजन है उसकी कितनी मात्रा आवश्यक है। अब नाइट्रोजन की मात्रा ये क्या है आप पूछोगे, तो इसका ये है कि कोई भी फसल है उसमें हम फर्टिलाइजर देते हैं ना, उर्वरक देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं और पोटास देते हैं। 12th में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है। ये इनकी अलग अलग डोज दी जाती है, इनकी अलग अलग डोज रिकमेंडेड होती है कि इतनी इस फसल में देनी है, इतनी इस फसल में। तो ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की बताओ कितनी दी जाती है, नाइट्रोजन की, और वो भी कौन सी फसल में, राजमा में पूछ रहा है। तो राजमा में कितनी दी जाती है, राजमा में दी जाती है 110 से 120 केजी पर हेक्टेयर। ओके, 110 से 120 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग जो भूरी खाद है, ब्राउन मैन्योरिंग जो एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। खरपतवार नियंत्रण, अब खरपतवार क्या होता है, खरपतवार यानी कि वीड, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीड बोला जाता है। ठीक है, तो वीड क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनको हम ग्रो नहीं करते, अपने आप से खेत में ग्रो हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल हमने गेहूं की फसल को क्या किया है, खेत में बोया है, ठीक है, खेत में सोन किया है, तो उसके बाद में क्या होगा, मान लो बीच के अंदर क्या है कि दूसरे जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, निकल आए हैं। दूसरे प्लांट्स कौन से, मान लो अगर सरसों का प्लांट भी कोई एक आधा निकल आया, बिकॉज पहले से कोई सीड था, या फिर जब हमने गेहूं को सोन किया था तो उसके बीच में कोई सीड था जो कि इसमें गिर गया और फिर अंकुरित हो गया। या फिर मान लो गुल्ली डंडा है जो ऐसा खरपतवार है जिसे हम सोन नहीं करते, बिकॉज ये एक खरपतवार है ऐसा, यानी कि एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे लिए, हमारी फसल के लिए क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है, हार्मफुल है। तो ऐसे प्लांट्स को जिन्हें हम ग्रो नहीं करते, अपने आप से ग्रो होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीड। तो इसने बोला है कि उन्हीं वीड के नियंत्रण के लिए या फिर कंट्रोल के लिए एक मेथड काम में लेते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग। तो ये जो विधि है ना ये कौन सी फसल में अपनाई जाती है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी, धान की सीधी बुआई में। जो धान है ना हमारा, जो राइस हम लगाते हैं उसकी डायरेक्ट सोविंग जब हम करते हैं ना तो उसमें ये मेथड काम में लेते हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इक्वल टू, यानी कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर, पानी जो है ना 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी किसके बराबर होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। तो इसका मान जो है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1 लाख लीटर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, हाँ 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है, यानी कि द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड इनटू शूट इज नोन एज। ठीक है, जो कक्षस्थ जो कलिकाएं हैं
यानी कि जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड जो है उनका शाखाओं में बढ़वार, यानी कि शाखाओं के रूप में, शाखा यानी जो ब्रांचेस होती हैं उनके रूप में बढ़वार, ये क्या कहलाती है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शाखा निकलना। ओके, जब शाखा यानी कि ब्रांचिंग। ओके, ब्रांचिंग किसे बोलते हैं? ये वाला प्लांट है, ये इस प्लांट के मेन तने से जो बाकी जितनी भी शूट या तने, छोटे छोटे तने निकलते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रांचिंग। ये वाले क्या हो रही है? ब्रांचिंग। इनमें भी आगे ब्रांचिंग होगी, यहाँ से कोई, यहाँ से छोटी छोटी, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। ओके, उसके बाद में है द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी कि संकुल मक्का। संकुल मक्का का क्या मतलब है? कंपोजिट जो मेज है उसमें जो हम क्या करेंगे, सर्टिफाइड सीड के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी। अब ये वाला क्या प्रोग्राम है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो संकुल मक्का है ना, जो मेज है, इसमें क्या रहता है? प्रमाणित बीज। एक आपने सुना होगा कि सर्टिफाइड सीड होता है, और एक जिसे हम बोलते हैं प्रमाणित, एक होता है फाउंडेशन सीड। इन दोनों को जब हम इन दोनों की हमें जो ये दोनों सीड लेने होते हैं ना, कोई भी क्रॉप के ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मक्का से ही लेते हैं, हर एक फसल के फाउंडेशन सीड होते हैं और सर्टिफाइड सीड होते हैं। तो इन्हें लेने के लिए ये पूछ रहा है कि फाउंडेशन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी क्या होती है। तो न्यूनतम पृथक्करण दूरी का क्या मतलब है? पहले सर्टिफाइड सीड देख लेते हैं। सर्टिफाइड सीड वो होते हैं जिनकी गारंटी लेती है कंपनी कि हाँ कि ये सीड है, ये हमने प्रमाणित कर दिया है कि इसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का आपको लॉस नहीं होगा। या फिर जब हम बाजार से जब आप सीड लेके आते हो तो उस पर आपने उस पैकिंग पे देखा होगा, लिखा होता है कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी है वो इतने परसेंट है, ठीक है, इसकी जो ये प्योरिटी है इतनी परसेंट है। ओके, इस पे सब इसकी लेबलिंग की होती है, सब कुछ लिखा होता है अलग अलग कि इसके अंदर ये चीजें हैं और इस मात्रा के अंदर है। ओके, ये वाला दिया होता है, यानी कि उसे सर्टिफाइड किया है कंपनी ने। ओके, और उसके बाद में बात करेंगे कि हम आइसोलेशन डिस्टेंस या फिर न्यूनतम पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं। अब न्यूनतम पृथक्करण दूरी का ये मतलब है कि मान लो यहाँ पे अगर हमने मेज की क्रॉप को ग्रो किया है ना, तो इसके ये मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया था, इस 1 हेक्टेयर एरिया में हमने मेज की, संकुल मेज की जो किस्म थी उसे हमने ग्रो कर दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो फसल है, इस फसल से जो हमारा दूसरा कोई खेत है, ठीक है, तो उसके बीच में जो हम डिस्टेंस रखेंगे ना, वो डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्यों रखी जाती है, ये दूरी क्यों बनाई जाती है? दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि बाई चांस ऐसा ना हो कि मान लो यहाँ पे जो फसल लगाई गई है उसकी वजह से, या फिर हमने मेज की यहाँ पे कोई दूसरी वैरायटी लगा रखी है, मान लो डक्कन वैरायटी यहाँ पे लगा रखी है, ये वाली गंगा वैरायटी है और हमें गंगा के सर्टिफाइड सीड लेने हैं, ठीक है, ये हमने डक्कन वैरायटी लगा रखी है, तो इसमें क्या होगा कि इसके जो है ना पोलन वगैरह वो इसकी स्टिग्मा पे ना आके गिरे, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए, ठीक है, इस दूसरी वैरायटी से, या फिर कोई और फसल है उसका इंटरफेयर ना हो, हमें प्योर सीड लेनी है यहाँ से सर्टिफाइड। ओके, इसके लिए जो दूरी रखी जाती है उसे बोलते हैं न्यूनतम पृथक्करण दूरी, यानी अलग अलग जो रखने के लिए जो दूरी हम मेंटेन करते हैं ना, वो दूरी बताओ कितनी रहती है मक्का के अंदर। ये सब की अलग अलग रहती है, तो इसकी कितनी रहती है? 200 मीटर। ओके, 200 मीटर रहती है। फिर बात करेंगे जियामेज एवर्टा इज ए बोटेनिकल नेम। जियामेज किसका नेम होता है? जियामेज होता है मक्का का नाम। एवर्टा ये क्या है? ये इनकी स्पीसीज है, अलग अलग 7 के लगभग स्पीसीज होती है, कुछ क्रॉप में 8, सॉरी कुछ बुक के अंदर आपको 8 मिलेगी, कुछ में 7, कुछ में 6, ऐसे अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन रहता है मेज का। तो जो ये एवर्टा जो है ना, ये किसकी है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, पॉपकॉर्न। जो पॉपकॉर्न जिससे बनते हैं ना, वो वाली है ये, ठीक है, वो वाला मेज है, वो वाली मेज की स्पीसीज है पॉपकॉर्न। ये देखो जिया मेज एवर्टा खालिस्तान का वानस्पतिक नाम है, तो कौन से का है? पॉपकॉर्न का। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल का एलिमेंट कौन सा है? 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी नंबर, मैग्नीशियम है। ओके, कौन सा है? मैग्नीशियम है। कौन सा पोषक तत्व है? क्लोरोफिल का अवयव कौन सा है? मैग्नीशियम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की, यानी 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब बात आ गई एरोजन पे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एरोजन होता क्या है। एरोजन अलग अलग टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक विंड एरोजन होता है, एक वाटर एरोजन होता है। विंड एरोजन, और विंड एरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं हवा, हवा से होने वाला एरोजन। ओके, वाटर एरोजन जो पानी से होता है वो वाला एरोजन। तो एरोजन को हिंदी में बोलते हैं शरण। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो वायु शरण होता है और जो जल शरण होता है,
इसमें ऐसे रहता है जैसे मान लो ये हमारी सोइल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी क्या है, मिट्टी है, ओके। अब मान लो बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज तूफान आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाले जो कण है ये क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ओके। ये यहाँ से उड़ेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे ना, इसे तो बोलती हैं वायु क्षरण, यानी कि जो हवा से होता है इन्हें बोलते हैं विंड एरोजन, ओके। और बात करें वाटर एरोजन की या फिर जल क्षरण की, तो जल क्षरण में क्या होता है कि पानी की वजह से, मान लो समुद्र वगैरह है या फिर हम जब पानी देते हैं फसल में तो क्या होता है, ऊपर वाली लेयर जो है, ऊपर वाली जो सोइल है वो क्या होगी, आगे की तरफ चली जाएगी ना ऐसे पानी के साथ, इसे बोलती हैं विंड एरोजन, ओके। तो ये पूछा, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये वाटर एरोजन है, इसके भी अलग अलग टाइप हैं आगे, और इसके विंड के भी टाइप है, एरोजन पढ़ेंगे तभी बताऊंगी, पर्टिकुलर क्लास में होगा। तो इसका 53 नंबर क्वेश्चन का देखें तो गली एरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ, यानी कि ये गली एरोजन जो है ना, ये बताओ कि किसकी स्टेज है, तो किसकी स्टेज है, किसका टाइप है, इसे गली एरोजन को हिंदी में बोलते हैं अवनालिका क्षरण जो है ना, वो खालिस्तान की बढ़ती स्टेज है। तो किसकी बढ़ती स्टेज है, यानी इसने अलग अलग टाइप्स दिए हैं और पूछा है कि किसकी स्टेज है। देन इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो अपने को इसने दिया है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है रील क्षरण, यानी कि रील एरोजन का है, या फिर स्प्लैश एरोजन का है, या फिर शीट एरोजन का है, और कौन से एरोजन का है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर, रील क्षरण का है, ओके। कौन से क्षरण का है, रील क्षरण का। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम द न्यूट्रेंट एलिमेंट कंट्रोल मूवमेंट, हिंदी में देख लेते हैं। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं को स्फीति को बनाए रखता है, तो वह पोषक तत्व कौन सा है जो स्टोमेटा की गति, जो रंध्र होते हैं उनकी गति को भी बनाए रखता है, और पौधों की जो कोशिका की जो स्फीति होती है, बाहर वाली लेयर्स होती है, उन्हें भी बनाए रखता है, उस प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है, बी नंबर है, पोटेशियम है, ठीक है, कौन सा है, पोटेशियम, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। तो मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या फिर दो पंक्तियां लगाना, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये आप है ना, मेरी एक क्लास आई हुई है क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग स्कीम की, ठीक है, लगभग 1 घंटे के राउंड वो क्लास है, वो क्लास देखना, उसमें मैंने इन सभी मेथड को डिस्क्राइब किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने डायरेक्ट पूछा है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इंटर क्रॉपिंग क्या है बताओ, या फिर सहचर फसलें क्या है, या गार्ड क्रॉप के एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, मल्टी लेयर जो क्रॉपिंग है वो क्या है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसने बोला है कि मान लो हमने मक्का की दो पंक्ति लगाई है, दो रो लगा दी, उसके बाद में एक उड़द की लगा दी, फिर से दो मक्का की लगा दी, फिर हमने एक उड़द की लगा दी। तो बताओ कि इस क्रॉपिंग को, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी हमने कौन सा मेथड यूज में दिया है, इसके पूछने का ये मीन है। तो ये पूछ रहा है इसका 1 नंबर एग्जाम्पल जो है वो, सॉरी 1 नंबर है सहचर फसलें, इन्हें क्या बोलते हैं, सहचर, यानी कि साथ साथ उगाई जाती है, इन्हें साथ साथ रहती हैं। कंपेनियन क्रॉपिंग, ओके। अब कंपेनियन क्रॉपिंग का क्या मीन होता है, कंपेनियन क्रॉपिंग का मीन ये होता है कि जब हम दो फसलों को एक साथ लगाएं लेकिन दोनों फसलों के बीच में कंपटीशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। कंपटीशन कैसे नहीं होगा भाई, अब आप बोलोगे दोनों को साथ में लगाए, दोनों को न्यूट्रिएंट की जरूरत भी होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। ये वाली जो अपनी उड़द है ना, ये क्या करेगी, इसको जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे आज हमने सोन कर लिया तो इसको आज से 30 दिन आगे के जो 30 दिन होंगे ना, तब तक इसको न्यूट्रिएंट की नीड होगी, तब तक ये क्या करेगा कि इसे जितने न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे ये अपने पोषक तत्व ले लेगा, ठीक है। और जो ये मक्का है ना, इसकी न्यूट्रिएंट, इसको पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं, इसकी पता है इसका टाइम कब से शुरू होता है, इसका 35 से 40 दिन बाद शुरू होता है। यानी कि हमने जैसे ही मक्का को ग्रो कर दिया उसके 35 से 40 दिन बाद इसको न्यूट्रिएंट की कमी महसूस होगी कि हाँ मेरे को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये सोइल से न्यूट्रिएंट लेगा। तो जब ये न्यूट्रिएंट लेने आएगा ना, जब मेज आएगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो उड़द है वो अपना न्यूट्रिएंट लेके जा चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसी फसलों को बोलते हैं कंपेनियन या फिर सहचर फसलें, साथ साथ उगाई जाए बट कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 1 सेकेंड इसे साइड में कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। 56 नंबर क्वेश्चन जो है कि किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, यानी कि पशु के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी लगती है जिसकी वजह से उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, यानी कि उसके कोई भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते, हाँ पता चल गया कि ये वाली डिजीज है तो उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या है, एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिक है, एंथ्रेक्स है।
जिसके में क्या किया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, यानी कि जो उसकी जो बॉडी है पशु की या फिर शरीर है उसकी कोई चीर फाड़ नहीं की जाती, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। जो दूध होता है, मिल्क होता है ना, उसमें एक टेस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। तो उस वो जो टेस्ट किया जाता है ना, ये पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए ये वाला जो टेस्ट है ना वो करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आंसर नंबर ए, ठीक है। मेस्टाइटिस जो होता है ना उसका पता लगाने के लिए ये वाला टेस्ट करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 58 नंबर क्वेश्चन की, तो गाय के दूध का पीला रंग होने का क्या कारण है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भैंस के रंग का जो भैंस का जो दूध है उसका रंग क्या होता है, वाइट होता है, सफेद होता है, उसका कारण बताओ क्या है। इस बार इसने पूछ लिया कि गाय के दूध में पीला रंग होता है, उसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। तो जो गाय का जो दूध होता है उसका जो पीला रंग होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कैरोटीन की वजह से। ओके, इसका राइट आंसर है कैरोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, या गाय का पूछ लेगा या भैंस का, इसमें इसका गाय का पूछा है। फिर इसने पूछा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय पूछा है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, NDRI। कई बार पूछ लेता है NDRI की फुल फॉर्म बताओ, तो NDRI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये है कहाँ पे, अगर ऐसे पूछे तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, इसका सही आंसर करनाल हरियाणा के अंदर है। ये कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। ओके, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल हरियाणा। फिर 60 नंबर या 60 नंबर क्वेश्चन देखें तो दुग्ध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। यानी कि दूध के अंदर जो हमारा दूध मिल्क होता है उसके अंदर फैट कितनी है, जो वसा है वो कितनी है, तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है गर्बर विधि काम में लेते हैं, ठीक है, गर्बर विधि को काम में लिया जाता है। फिर है फैट एवं SNF परसेंटेज इन टोन्ड मिल्क। ये मिल्क के बहुत सारे टाइप होते हैं, स्किम मिल्क, टोन्ड मिल्क, ये एनिमल हस्बेंड्री में बताऊंगी मैं आपको। तो टोन्ड मिल्क जो है ना उसमें फैट और SNF की परसेंटेज कितनी होती है, जो सॉलिड पोर्शन होता है ना दूध का विदाउट वाटर, वो कितना होता है। तो इसने ये पूछा है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि फैट तो कितनी रहेगी 3% और SNF कितना रहेगा 8.5%। ओके, टोन्ड मिल्क की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1 सेकेंड, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं। यानी कि जो मैटिंग की प्रोसेस होती है ना भेड़ के अंदर, शिप यानी बकरी सॉरी भेड़ के अंदर, शिप के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये प्रोसेस सभी एनिमल्स में अलग अलग इन प्रोसेस को बोला जाता है। किसी में कुछ बोला जाता है, किसी में टैपिंग बोला जाता है, किसी में कपलिंग। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो भेड़ होती है उसमें इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर है, यानी कि टपिंग बोला जाता है। ओके, और उसके बाद में है एवकालीन इज ए ब्रीड ऑफ, जो एविकालीन जो है वो किसकी नस्ल है, यानी कि गाय की है, भेड़ की है, या बकरी की है, या फिर सूअर की है, किसकी है जो एवकालीन ब्रीड है, ये किसकी है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है भेड़ की है, शिप की एक वैरायटी है। उसके बाद में किस पशु में दुग्ध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, तो इसने पूछा है कि कौन सा पशु है जिसके दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऊंटनी का जो दूध होता है ना उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 65 नंबर, तो रट या फिर मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। एक स्टेज होती है, एक अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं रट या फिर मस्त। ये अवस्था कौन से पशु में देखने को मिलती है, इसने ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये ऊंट में देखने को मिलती है। देखो ऊंट से 2 क्वेश्चन रेगुलर आए हैं, कौन कौन सा, एक तो ये कि इंसुलिन सबसे ज्यादा कौन से पशु के दूध में पाई जाती है, तो ऊंटनी। और रट और मस्त स्टेज कौन से पशु के अंदर देखने को मिलती है, ऊंट के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन की, कि जो पशुओं में एक बीमारी होती है गलघोटू बीमारी, उसका क्या कारण है। यानी कि वो किससे होती है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, फफूंद से होती है, प्रोटोजुआ से, किससे होती है। ये जो गलघोटू बीमारी है जिसे हम HS डिजीज भी बोलते हैं, तो ये वाला रोग जो है ना ये किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के कारण ये वाला रोग होता है पशुओं में गलघोटू। ओके, फिर है कि दुग्ध जो बुखार है जिसे हम मिल्क फीवर बोलते हैं, उसकी बीमारी का क्या कारण है, वो किसके कारण फैलता है।
तो किसके कारण फैलता है? वो उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं के कारण, ठीक है। पाचन होता है ना भोजन का, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो जाए तो क्या होगा? ये होगा मिल्क फीवर, ठीक है। दुग्ध जो फीवर है, जवर जिसे बोलते हैं, वो होगा। फिर है पशुओं में खुरपका मुंह पका बीमारी का क्या कारण है? पशुओं में जो खुरपका और मुंह पका बीमारी होती है उसका क्या रीजन है? ये किसकी वजह से होती है? तो ये होती है वायरस या फिर विषाणु की वजह से, ठीक है। एक थी जो गलगोटू, वो थी जीवाणु की वजह से, और वो कौन सी थी? खुरपका मुंह पका, वो थी विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाही के लिए जानी जाती है? भारवाही का क्या मतलब है? यानी कि गाय की ऐसी नस्ल जो क्या करे, जो भार ढोने के लिए यानी कि बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है गाय की? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नागौरी है ना, वो काम में ली जाती है। फिर है वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र, यानी कि गाय जो है, जो बिल्कुल वयस्क है, अडल्ट जो काऊ है, उसके अंदर दांत कितने हैं, टिथ कितने हैं, उनको हम अगर देखेंगे कि परमानेंट टिथ को देखने के लिए जो सूत्र हम काम में लेते हैं, जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, ओके। उसके बाद में है वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये गाय का भी पूछा जाता है कई बार कि सबसे ज्यादा फैट जो है, वसा जो है, वो गाय की कौन सी नस्ल में पाई जाती है। इस बार इसने पूछा कि भैंस की किस नस्ल में सबसे ज्यादा जो फैट है ना वो पाई जाती है। तो इन चारों में से वो कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा? तो बदावरी है। पूरी भैंसों की जितनी भी किस्म है ना, उन सब में से एक बदावरी ऐसी है जिसके दूध में सबसे ज्यादा फैट या फिर वसा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ए बुफेलो ब्रीड, यानी कि ये जो चार इसने ऑप्शन दिए है ना, इनमें से ये बोल रहा है कि इनमें से एक नस्ल ऐसी है जो कि क्या है? भैंस की नहीं है। इसके कहने का साफ मतलब है कि तीन नस्लें ऐसी है जो कि भैंस की है, पर एक नस्ल ऐसी है जो भैंस की नहीं है। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सी नस्ल वो है जो भैंस की नहीं है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो है डी नंबर, राठी नहीं है। क्योंकि मुर्रा है वो भी भैंस की किस्म है, सूरती भी है, ये दोनों तो है ही है। नीली रावी है, ये भी क्या है? भैंस की किस्म है। तो राठी जो है वो क्या है? गाय की किस्म है, भैंस की नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है। यानी कि भैंस की एक नस्ल होती है, उसके जो जिन्हें हम सींग बोलते हैं, हॉर्न्स इंग्लिश में जिन्हें बोला जाता है, उसके सींग क्या है? हंसिया आकार के होते हैं, ठीक है, हंसिया आकार के होती हैं। और ये इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है कि हाँ ये वाली चीज है इसमें आइडेंटिफाई करने लायक, कि हाँ इसके जो सींग है वो क्या है? हंसिया आकार के होते हैं। तो वो कौन सी नस्ल है? इसने पूछा है कि वो नस्ल बताओ, उसका नाम बताओ। तो उसका राइट आंसर है सूरती। सूरती के जो सींग है वो क्या? हंसिया आकार के या द्रांति आकार के होते हैं, ओके। फिर है भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, यानी कि भारत में बकरी की जो सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है? भारत में पूछा है, ठीक है। भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो सबसे बड़ी नस्ल जो बकरी की है ना वो है जमुनापुरी, ओके, सबसे बड़ी होती है। फिर इसने पूछ लिया कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी कि नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे NGRI बोलते हैं, ओके, NGRI बोलते हैं। तो NGRI कहाँ पे है? ये है अविकन आपका, सॉरी, इसमें मखदूम, ओके, ये है मखदूम के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 सेकेंड, 76 नंबर क्वेश्चन है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। जो पद्म श्री, ये आपके जीके के क्वेश्चन आ गए, जो पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत है वो किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? सी नंबर, ब्लू पोल्ट्री से, ओके। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुण्य दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? यानी कि जो अजीत सिंह थे ना, उनको, उनका राज्य जो जोधपुर है, उस टाइम की बात कर रही हैं, अभी तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो अजीत सिंह को वापस दिलवाया, इसके अंदर किस राजा का योगदान सबसे ज्यादा था या किस इंसान का योगदान सबसे ज्यादा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? इसका सही उत्तर है वीर दुर्गादास राठौड़, ओके, वीर दुर्गादास राठौड़ का था। फिर हम 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी पवनों के कारण होती है? यानी कि जो हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान राज्य है, उसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कौन सी मानसूनी पवनों के कारण होती है? कौन से मॉनसून सीजन के अंदर होती है, ठीक है। तो कौन से सीजन में होती है हमारे यहाँ पे? तो 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी नंबर, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जब चलती है ना, तब क्या होती है? राजस्थान में वर्षा होती है, ओके। फिर बात करेंगे हम 79 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय में अनुयायियों
द्वारा किया जाता है। तो जसनाथी संप्रदाय है ना, ये अलग अलग संप्रदाय और जातियां हैं, तो ये आपको जीके में पढ़ने को मिलेगी। तो ये जसनाती संप्रदाय में पूछा है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है ना वो कौन सा है, अग्नि नृत्य। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के द्वारा रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान के किस शहर में किया जाता है, तो 80 नंबर का राइट आंसर जो है बीकानेर के अंदर किया जाता है। ठीक है, रम्मत का आयोजन। फिर 81वां नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन जो है वो प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। जो कृषक आंदोलन है अभी चल रहा है वो नहीं, पहले की बात कर रहा है। राजस्थान में कृषक आंदोलन है ना वो सबसे पहले कहाँ पे क्या हुआ, शुरू किया गया था, तो इसने पूछा है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर है, बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया के अंदर। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1 सेकेंड मैं थोड़ा स्लाइड को इधर कर लेती हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 82 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो राजस्थान की जो भाषा है ना उसके लिए राजस्थानी, ऐसा किसने बोला कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा यूज में ली जाती है, ये राजस्थानी जो शब्द है ना ये सबसे पहले किसने दिया, ये पूछ रहा है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है सी, जॉर्ज अब्राहिम ग्रीशन ने। ओके, फिर है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई। राजस्थान स्टेट डेयरी है ना अपने जो जयपुर में है, तो उसकी स्थापना कब की गई, कौन से साल के अंदर, कौन से ईयर में की गई, ये पूछा है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 1975 के अंदर। फिर है कि संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है। यानी ये जो ग्रंथ है ना संत गुण सागर और नाम माला, ये दोनों जो है ना ये कौन से संत की रचिता है या कौन से संत के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, दादू के द्वारा। ठीक है, फिर बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, इसमें ना सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। सुमेलित करने वाला क्या है कि एक साइड आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक साइड ये, इनमें से बताओ कि इनका रिलेशन किसके साथ है। जैसे फर्स्ट दिया है लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी दिया है तो इनका आपस में ना यानी कि किसके साथ, इसका किसके साथ मैच है। ठीक है, और उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो 85 नंबर का कौन सा आंसर राइट है, बी नंबर है। बी नंबर का क्या मतलब है, बी नंबर का ये मीन है कि जैसे ये ए नंबर है ना इसका मैच किसके साथ सही है, इसका मैच है थर्ड नंबर के साथ। जो लूनी नदी है वो कहाँ पे बहती है, नाग पहाड़ियों में। ओके, और उसके बाद में बी नंबर है वो किसके साथ है, बेड़च नदी है वो कहाँ पे है, गोगुंदा पहाड़ियों में। ठीक है, और जो सोम नदी है वो कहाँ पे है, बिछामेड़ा पहाड़ियों में। और माही नदी कहाँ पे है, विद्याचल पहाड़ियों में। इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे 86 नंबर की, तो एक लिंग महात्म्य जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया ये वाला ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर, संस्कृत भाषा के अंदर इस ग्रंथ को क्या किया गया है, लिखा गया है। ओके, तो एक सेकंड मैं स्लाइड को थोड़ा साइड में कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 87वां क्वेश्चन है, तो बिज्जा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। बिज्जा और माला जो है ना वो राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो ये किस जनजाति की शाखाएं हैं, सांसी जो जाति होती है ना उस जनजाति की शाखाएं हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी झील है जो कि प्रसिद्ध है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है पिछोला झील है जो कि प्रसिद्ध है। फिर है पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा, यानी ये 4 आभूषण दिए है ना इनमें से कौन सा आभूषण ऐसा है जो कि क्या है, जो आदमी है या पुरुष है वो पहनते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या है, मुर्कियां। ओके, बोरला जो है वो औरतें पहनती है, टड्डा है वो भी औरतें पहनती है, और बंगड़ी है वो भी औरतें पहनती है। बंगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है, बोरला माथे पे, और जो टड्डा है वो कहाँ पे, पैरों में। ओके, और ये मुर्कियां जो है ये कहाँ पे, कानों में पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है कि चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दांत। ओके, हम कोई भी चीज को खाते हैं तो उसे चबाते हैं, उससे याद रखना है चूंप। तो चूंप कहाँ पे पहनी जाती है, दांतों में पहने जाने वाला आभूषण है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होती हैं। ठीक है, यानी कि किस जनजाति के लोगों के नेता को गमेती बोलती हैं। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसका राइट आंसर है भील,
भील जनजाति के जो नेता होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, गमेती बोला जाता है। फिर है कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है, यानी कि कौन से किले में है ये कटारगढ़। कटारगढ़ कौन से जिले के अंदर है, तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। ओके, कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़, कुंभलगढ़ कटारगढ़। ओके, उसके बाद में है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बार पूछा जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर के अंदर। ओके, कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसे काजरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, काजरी, CAZRI, काजरी। ऐसे पूछा जाता है काजरी कहाँ पे है, या काजरी की फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरी एक क्लास दी हुई है इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे इनके सभी नाम बताए गए हैं, वो क्लास देख लेना आप याद से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 सेकेंड, 94 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो राजस्थान कबीर यात्रा जो है उसका संबंध किससे है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, A नंबर। ठीक है, A नंबर कौन सा है, गायन से। और उसके बाद में 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 95 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म का मीन क्या है, यानी कि ऐसा एक मैच है जो कि मैच नहीं कर रहा लेकिन इसने लिखा है उसके सामने, तो ऐसा कौन सा है वो अपने को बताना है। तो ये देखो, इसने लिखा है ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, फिर लिखा है चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, फिर इसने लिखा है कि हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, फिर इसने लिखा है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका 95 नंबर का राइट आंसर है D नंबर, ये वाला। ठीक है, ये वाला असंगत है, यानी कि मैच नहीं हो रहा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो उड़न गिलहरी, जो गिलहरियां उड़ती हैं, ठीक है, उड़ान भरती हैं, वो गिलहरियां कहाँ पे पाई जाती हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वहां पे ऐसी गिलहरियां पाई जाती है जो क्या करती है, हवा के अंदर उड़ती है। ओके, उसके बाद में राजस्थान में लांगूरिया गीतों का संबंध है, राजस्थान में लांगूरिया गीतों का संबंध किससे है, तो D नंबर है केला देवी से। ओके, केला देवी से है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले से स्थित है। जो बाला किला है ना वो राजस्थान के किस जिले में है या किस जिले से स्थित है, तो किस जिले से स्थित है, B नंबर अलवर से स्थित है। ठीक है, फिर है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। एक मेला लगता है जिसका नाम है चंद्रभागा मेला, तो ये मेला कहाँ पे लगता है, इसने ये पूछा है, तो झालावाड़ के अंदर ये मेला लगता है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ध्यान से करना क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन टिक मत करना। फिर 100 नंबर क्वेश्चन की बात करती हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये अपने यहाँ पे ही है, राजस्थान में सेंवर भरतपुर के अंदर। ओके, तो ये अपने 100 क्वेश्चन जो थे वो पूरे हो चुके हैं। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर अभी अपनों ने सॉल्व किया है ये 2019-20 का है। ठीक है, 2019-20 में ये क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि जो 2018 में जिसके फॉर्म फिल किए गए थे और 2019 में जो पेपर हुआ था ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो जरूर देखना, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि जो OMR शीट हमें मिलती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सुपरवाइजर की जितनी भी है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगी। ठीक है, तो अभी आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, सभी को जो सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।